क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 24 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। यूपीएससी पे मेनली अपना फोकस है और अदर्स स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे आ सकते हैं। पहला है USCIRF, ये रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित है। और यूएस देखो ना, कभी करेंसी से लेकर कभी रिलीजन से लेकर अपनी गुंडई जो है जाहिर करने की कोशिश करता रहता है कि दुनिया में ये सिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है, भारत का भी उसमें नाम लिया कि रिलीजियस फ्रीडम हमारे यहाँ बहुत कम है। पूरी जानकारी देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी अपॉइंटमेंट किया है एड हॉक जजेस का, जो रिटायर्ड जज हो गए थे उनको, क्योंकि अब इतनी सारी पेंडेंसी है और वैकेंसी इतनी सारी हो चुकी है, अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रहे हैं, तो रिटायर्ड जजेस को ही एड हॉक जजेस की तरह बनाकर जो है हाई कोर्ट में बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए वो दे दिया है अपना अप्रूवल। तो देखो ये वाला आर्टिकल कौन सा है, क्या आप लोग को याद आ रहा है? 224A, ठीक। और अगला जो है कोडेक्स। कोडेक्स आपका जो है कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, जो है आपका मसालेदार और कलरी जो कुकिंग से संबंधित जो हर्ब्स होती हैं उनसे संबंधित कोडेक्स कमेटी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आप लोगों ने सुना है नाम? ये एक तरीके का जो है आपका वो फूड से संबंधित स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं पूरी दुनिया में कि फूड्स मतलब कितना, जैसे मानक आपके ये होते हैं ना, ISI मार्क मार्क होता है, ठीक। और भी जैसे आपका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मार्क बनाता है अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे गोल्ड की प्योरिटी के लिए हॉल मार्क होता है ना, ये बताया भी था। वैसे ही फूड से संबंधित क्या मानक होने चाहिए, कौन सा पौष्टिक फूड है, स्वच्छ कौन सा है, ये सब कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता है। उसके अंदर एक कमेटी है जो कि स्पाइसेस और culinary हर्ब्स है। और मेन चीज़ मजे की बात यह है कि इंडिया में इसका जो है सेक्रेटेरिएट है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी जो है वो करता है। बोआओ फोरम, ठीक, ये चाइना की तरफ से होता है और ये एशिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ पे रखा गया है, ठीक है। और इसको डेवॉस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति, ठीक। अब देखो क्या है कि यूरिया का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें नेचुरल गैस ना यूज़ करके कोल का गैसिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें कि सिन गैस बनती है, ठीक। तो ये चीज़ है, क्योंकि कोल के हमारे पास भंडार ज़्यादा है, सस्ते में फॉरेक्स कम यूज़ करते हुए हम जो है अब इसको बढ़ावा देंगे, यूरिया का प्रोडक्शन करेंगे, सब्सिडी दी जाएगी कोल गैसिफिकेशन के जरिए। और इसमें कोल ऐसा नहीं कि आप कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, क्लीन कोल गैसिफिकेशन का जो है क्लीन कोल वाली जो है टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये सारी थोड़ा विस्तार से मैंने बता दिया है ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल जो है हमारा महत्वपूर्ण दिवस होता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और आप लोग बता दें EPFO 2020 और UPSC 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696060889 पे कॉल आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि फुल फॉर्म समझ लेते हैं, USCIRF का US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, समझ रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका रिलीजन्स की कितना स्वतंत्रता है, धर्म धर्म की स्वतंत्रता कितनी है, इस रिलेटेड कमीशन है US का। और ये एक स्वतंत्र बाई पार्टीजन, मतलब दो पार्टी का कमीशन है। इसने लगातार दूसरे साल ये बताया है, स्टेट डिपार्टमेंट जो इनका है US का, और उन्होंने इंडिया को एक लिस्ट, कौन सी लिस्ट है ये समझिए, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC, वही लिस्ट में लगातार दूसरे साल रखा है, रिकमेंड किया है इन्होंने, ठीक है ना। इस US कमीशन ने, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने, कि हमारे यहाँ भारत में बहुत ही ज़्यादा वॉलेशन, उल्लंघन हो रहा है, रिलीजियस मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है 2020 में। इन्होंने लगातार दूसरे साल रखा है, तो और इसके लिए तर्क इन्होंने क्या कहा दिया है, और ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी शार्प डाउन टर्न हुआ है, रिलीजियस फ्रीडम हमारे यहाँ 2019 में भी कम हुई थी। और जो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कौन ये रखता है, तो US रखता है, ठीक है। किसको रखा है इधर? इंडिया ने को रखा है। और
20 में भी इंडिया को जो है इसमें रखा हुआ है। पहली बार जो है इसको कब से चालू किया था उन्होंने, 2004 से किया था चालू यूएस ने। इंडिया को 14 कंट्रियों में रखा गया है। 10 इसमें से जो है 14 में से 10 जो कंट्री हैं वो पहले ही जो है डेजिग्नेट की गई थी सीपीसी, मतलब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वाली कंट्री, दिसंबर 2020 में। ऐसी 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? बर्मा यानी म्यांमार, चाइना, इरिट्रिया, कल हम लोगों ने जाना था इसको, ईस्ट अफ्रीका में है ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, कई लोगों ने कमेंट भी किया था। ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जो और 4 कंट्रियां आई हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो दिसंबर में ये 14 टोटल है सीपीसी, ठीक, जिसमें से 10 तो ये पहले से ही थी, दिसंबर में 2020 में घोषित कर दिए गए थे। 4 अभी जो नए जुड़े हैं उसमें इंडिया है, रशिया है, सीरिया है और वियतनाम है। 12 कंट्री जो है इसके अलावा, 14 के अलावा, वो सीवियर वॉल्यूशन के लिए उस पर भी पुट किए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं, स्पेशल वॉच लिस्ट। हम लोग जो है कंट्री और पर्टिकुलर कंसर्न है सीपीसी, ठीक, उसके अलावा सीवियर वॉल्यूशन जहाँ होता है वहाँ उसको स्पेशल वॉच लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो पीछे आपको याद भी होगा कि ओबामा जब आए थे जब यहाँ पे इंडिया में, तो उन्होंने भी काफ़ी भाषणबाजी करी थी कि हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अरे यार तुम अपना काम देखो ना, तुम्हारे यहाँ कितना ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम चली है, देखा है ट्रम्प के टाइम पे। और ये चीज़ है। मुख्य निष्कर्ष देखा जाए तो 2020 का जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि निगेटिव, मतलब ट्रेजेक्ट्री में ही है। इंडिया में राज्य धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो ठीक नहीं चल रही है। और इनका ये कहना है, यूएस की कमीशन का, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदुत्व नेशनलिस्ट पॉलिसी को मतलब बढ़ावा देते हुए रिलीजियस फ्रीडम को ख़त्म कर रहा है, ये ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और इसमें इन्होंने इसका भी जिक्र किया है, काफ़ी ठीक बात नहीं है, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इस पर मेरा पूरा वीडियो है, आप लोग देख भी सकते हैं। और मैंने बिल्कुल एज ए एस्पिरेंट इसकी एनालिसिस करी है और उसमें पूरा एक एक चीज़ बताया गया है कि क्या है ये। इसको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी ये लोग बोल रहे हैं यूएस वाले, बट ऐसा है नहीं, ठीक। और इसमें ये कह रहे हैं कि सीए को उन्होंने पास कर दिया और ये मुस्लिम्स के खिलाफ जो है वॉलेशन भेदभाव करता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट इन्होंने ये भी बताया है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में जो लोग भी अभियुक्त थे उन सबको भी इन्होंने जो है फ्री कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट का जो है रिलीजियस फ्रीडम, अगर रिलीजियस वॉलेंस अगर कहीं हो भी रहा है तो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, मतलब कोई भी वॉलेशन कर दो पकड़े जाएंगे नहीं, सजा होगी नहीं, इसको क्या बोलते हैं? कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। हेट और वायलेंस जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके खिलाफ बढ़ रहा है। और उनकी सिफारिशें क्या हैं? सिफारिशें ये हैं कि भैया ये कह रहे हैं कि जो लोग भी धार्मिक वायलेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए और जो है उनको रोकना चाहिए। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए, मतलब अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनके बीच में बातचीत हो और सारे जितने भी समुदाय हैं उनके जो है बायलेटरल मल्टीलेटरल फोरम होना चाहिए, जैसे कि क्वाड है ना, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है। जो भी ये सारे जो मल्टीलेटरल और बायलेटरल जो फोरम है जैसे क्वाड, यहाँ पर जो है इस चीज़ को उठाना भी चाहिए कि हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम हो, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन भी बताया गया है कि यूएस कांग्रेस को इन्होंने एक और रिकमेंडेशन भी दी है कि इंडिया और यूएसए की जब बातचीत हो तो उसमें भी हम लोग को ये चीज़ बतानी चाहिए इंडिया को कि रिलीजियस फ्रीडम पे लिए आप क्या उल्लंघन हो रहा है और क्या क्या आप कर सकते हैं, मतलब ये बताएंगे। बहुत बड़े जो है दुनिया धार्मिक वो हैं, ये धर्म गुरु बने हुए हैं, ठीक। तो देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो है आपका यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कमीशन है। और इसको क्रिएट किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत, मतलब एक स्टेचूटरी वहाँ का है ये, ठीक। आपका सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी जो प्रमुख जो जिम्मेदारी है वो यही है कि फैक्ट्स की समीक्षा करो, क्या सब सरकमस्टांसेस दुनिया में बन रहे हैं कि जिसकी वजह से धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका वॉलेशन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और टू मेक पॉलिसी, मतलब नीति सिफारिशें भी करिए टू द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कांग्रेस। कहाँ के? यूएस के, ठीक। कांग्रेस यूएसए की क्या है बताइए, मैंने अभी कल परसों बताया था आप लोगों को।
तो ये वाला टॉपिक था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड जो है आप मेंस में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट के लिए हाँ हामी भर दी है। ठीक, और ये आर्टिकल नंबर 224A जो होता है उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट में जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है एडहॉक जजेस का। एडहॉक जजेस मतलब समझ लो कि अगर आसान भाषा में अस्थाई यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे जो है कुछ जजेस को रखा जाता है, और ये जजेस अपॉइंटमेंट कौन से जजेस होते हैं? रिटायर्ड जजेस होते हैं। ठीक, उनका अपॉइंटमेंट एज एडहॉक जजेस होता है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 224A। ठीक, 224A, दो ये कैपिटल ए लिखा होता ना तो ये मतलब किसी संविधान के संशोधन के द्वारा लाया गया, जैसे 39A। ठीक, जैसे 39A है तो ये सब 323A, तो ये वाला जो है संशोधन करके लाया जाता है, तो ध्यान रखना। तो किस संशोधन से लाया गया आप लोग को बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन को डील कर सके, ताकि बैकलॉग जो है काफ़ी ज़्यादा जो बैकलॉग बना हुआ है उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक, और तदर्थ न्यायाधीशों यानी कि एडहॉक जजेस को बनाया गया। जस्टिस बोबड़े अब आपको पता है 23 तारीख को ये हट गए, अब एन वी रमन्ना आ गए जो कि 48th CJI हैं इंडिया के। और इनके अलावा जो है एस के कौल, सूर्यकांत, ये सब भी थे। इन्होंने कहा है कि इन्होंने बोला है कि वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, जो होप ऑफ एस्पिरेशन ऑफ ऑल कंसर्न वुड कॉपरेट रिटायरिंग रिटायर्ड जजेस वुड कम फॉर, वो आगे आएंगे और अपनी जुडिशरी की सर्विसेज देंगे, यही सब बोल वचन वाली बातें इन्होंने बताई हैं। और यहाँ पे देखो एक बड़ा अच्छा फैक्ट है यहाँ पर, मतलब पटना में जितनी भी मतलब सीटें हैं जजेस की, उसमें से 7% जो है वैकेंसी है सबसे ज़्यादा। कलकत्ता में 55% है, राजस्थान में 54% है, मध्य प्रदेश में 49% है, आंध्र प्रदेश में 48, मतलब इतनी सीटें तो वैकेंट हैं वहाँ पे जजेस की। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के लिए इन्होंने जो है चालू कर दिया है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा रोचक फैक्ट लगा, और पूछ भी सकता है ये कि आपका मणिपुर, मेघालय और सिक्किम ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में आते हैं, यहाँ पे 0 वैकेंसी, मतलब टोटल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। कितना बढ़िया। ठीक, वहीं अगर कम वाले स्टेट में देखा है तो केरला में सिर्फ और सिर्फ 14%, मतलब करीबन 15% है, और गुवाहाटी में भी 17% खाली वैकेंसी है। पटना में देखो क्या हाल है बिहार का, और उसके अलावा देखो कितना ज़्यादा जजेस की भी, मतलब नया क्या मिलेगा यार जब जज बैठेगा ही नहीं तो। और कोर्ट ने यहाँ पे ये रूलिंग दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है नेम के लिए एडहॉक जजेस यानी तदर्थ जजेस के लिए, अगर ये सारी सिचुएशन है तो। अगर वैकेंसी 20% के ऊपर हो जाए, ठीक, कोई केस जो है किसी पर्टिकुलर विशेष श्रेणी का, उसमें जो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग हो, जो अगर मान लो 100 केसेस हैं तो उसमें से 10% जो केसेस हैं वो 5 साल से ज़्यादा मतलब टाइम से पेंडिंग हो। ठीक, ये सब कंडीशन है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए पटना में ऐसा हो रहा था, तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, उनको नाम रिकमेंड करने चाहिए थे कि तदर्थ जजेस में जो है आप जो है रिटायर्ड जजेस का नाम दे दो कि इनको जो है रखा जाए अंडर आर्टिकल 224। किस क्या कंडीशन हो सकती? 20% वैकेंसी हो जाए, किसी एक विशेष श्रेणी में जो है 5 साल से ज़्यादा जो है पेंडिंग हो जाए केसेस, 10% जो पेंडिंग केसेस में 5 साल से ज़्यादा के हों, परसेंटेज जो रेट ऑफ डिस्पोजल है बहुत ही यार, मतलब जो जजमेंट दिए जा रहे हैं बहुत ही धीरे हो। ठीक है, और जो है मैटर कोई ऐसा है कि वो जल्दी कराना हो उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आपको जो है वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनको नाम सजेस्ट करने चाहिए कि ये रिटायर्ड जजेस हैं भैया, इनको तदर्थ या फिर एडहॉक जजेस बना दो अंडर आर्टिकल 224। याद रहेगा ना, अब इतनी बार बता दिया मैंने इसे। अच्छा, रीज़न क्या है इतनी बड़ी पेंडेंसी का? एक तो अपॉइंटमेंट बहुत डिले होते हैं, पहला रीज़न। और कई बार जो है तो वही वाला आपको डायलॉग याद आ जाएगा सनी देओल वाला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है जज साहब, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी यही बात है कि सीकिंग एडजमेंट, बार बार जो है सर तारीख दे दीजिए, सर तारीख दे दीजिए, ये भी मतलब जो लंबित हो हुए पड़े मामले, उनका एक ये भी रीज़न है। तीसरा जो है गवर्नमेंट सबसे बड़ा लिटिगेंट खुद ही है, मतलब कोई भी केस आता है तो उसमें गवर्नमेंट खुद ही केस डाल देती है, और गवर्नमेंट से आप समझ रहे हो सामने वाला क्या लड़ेगा यार, इतने रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा मुकदमेबाजी में उलझा रहता है, ये इसकी वजह से भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर मान लो उससे वहाँ पूछ ले कि बताइए कौन कौन से जो है कारण हो सकते हैं लंबित होने के केसेस का, मतलब इंडियन जुडिशरी में,
तो ये वाले अगर दिए जाएँ तो तुरंत उनको अच्छे से मार्क करना, या फिर ना दिए जाए तो देख लेना। ठीक, लेस बजटरी एलोकेशन, बजट जो है भारत में जुडिशरी के लिए, समझ रहे हो, सिर्फ 0.08 या फिर 0.09% ऑफ जीडीपी को जो है दिया जाता है। तो कितना कम है। जीडीपी क्या है आपका? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो ये वाला टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे सिंपल सा, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें और समझ लेते हैं। देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने इनॉग्रेट किया क्या? 5वां सेशन आपका किसका? CCSCH का, यानी कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। ठीक, देखिए स्पाइसेस आपको मसाले हो गए, और culinary हर्ब्स मतलब कुकिंग से रिलेटेड हर्ब्स जो होते हैं, उनसे संबंधित जो है ये एक समिति है, जो कि ये सब किसके अंतर्गत आता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंतर्गत आता है, CAC के अंतर्गत। ठीक, इंडिया ने FSSAI ने इसका 5वां संस्करण अभी जो है इसका इनॉग्रेट कराया। 5वां संस्करण जो था 20 अप्रैल को वर्चुअल सेशन में हुआ, और ये 29 अप्रैल तक चलेगा। 300 एक्सपर्ट 50 कंट्री से इसमें भाग लेंगे। और इसमें देखिए जो प्रेजेंट सेशन है, इसमें ये कंसिडर किया जाएगा कि क्वालिटी क्या होगी ड्राइड और डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ जिंजर। ठीक, अब देखो ये मसालों वसालों से है संबंधित, उनके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, कितनी मात्रा में क्या चीज़ें हैं, मतलब कब उसको जो है सही माना जाएगा, यही सब तो करेंगे यार, स्टैंडर्ड बनाने हैं ना। तो देखो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, गुणवत्ता वाले मानक क्या होंगे? ड्राइड और डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ जिंजर यानी कि अदरक, क्लोव यानी कि लौंग, और सेफ्रॉन यानी कि केसर, और अदर 2 culinary हर्ब्स जो कुकिंग में आती है काम, जिसको ऑर्गेनो बेसिल। आज आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे जो हम लोग मतलब हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश उनकी नहीं आती, जैसे कि ऑर्गेनो और बेसिल। बेसिल आप लोग को पता होगा, तुलसी, लेकिन अजवाइन को जो है ऑर्गेनो बोलते हैं, ये पता है? तो ये भी कई सारे आप लोग को इंग्लिश आज जो है इसको सीखने को मिल जाएगी, मुझे तो मिल रही है सीखने को, बाकी कई लोग होशियार भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके गुणवत्ता के मानक हमने बताए आपके, अदरक, लौंग, सैफरन मतलब केसर, साथ ही साथ जो 2 culinary हर्ब्स हैं, पाक कला इसको बोला जाता है, culinary हर्ब्स, जिसमें कि अजवाइन, तुलसी। ठीक, इसके अलावा ये स्टेप 7 पे आता है। ठीक, इसके अलावा जो है नटमैग और चिली। नटमैग चिली क्या है बताइए? नटमैग आपका है जायफल, और चिली काली मिर्च है। लाल शिमला मिर्च को क्या बोलते हैं? पापरिका बोलते हैं। ठीक, ये स्टेप 4 पर है। और मतलब ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें नंबर पे जो है ऑर्गेनो बेसिल हो गया, और ये नटमैग यानी कि आपका जायफल, चिली और पापरिका, ये सब जो है आपका 4थे नंबर पे है। ठीक, कोडेक्स प्रोसीजर जो है आपका फूड स्टैंडर्ड पे है। ये थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। एक तो हिंदी से इंग्लिश हमें समझने को मिल रही है, और दूसरा ये है कि ये वाले क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो बाउंसर नहीं लगेंगे आपको। इसके अलावा इन्होंने 3 प्रपोजल और भी दिए, कार्डमम, टर्मरिक और प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप। कार्डमम और टर्मरिक क्या हुआ आपका? इलायची, हल्दी और सूखे मेवे, ड्राइड फ्रूट्स एंड बेरीज। बेरीज क्या होता है आपका? जो है इससे रिलेटेड एक अच्छा गाना भी था, काफ़ी पहले आया था। खैर, अच्छा, ये CCHCH क्या है? कोडेक्स वाली कमेटी जो है आपका स्पाइसेस से और culinary हर्ब से रिलेटेड जो है, ये एक तरीके से वर्ल्ड वाइड में स्टैंडर्ड्स बनाती है स्पाइसेस और पाक कला से संबंधित। ठीक, कुकिंग से संबंधित होता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 2013 में चालू किया गया था। और इंडिया में देखो, इंडिया में इसका सेक्रेटेरिएट है। काफ़ी कम चीज़ें हैं जिसका भारत में सेक्रेटेरिएट, जैसे सोलर इंस्टीट्यूट आपका जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुआ है, उसका सेक्रेटेरिएट देखिए गुरुग्राम में है ना। तो वैसे ही इसका भी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया सेक्रेटेरिएट है इस वाले कमेटी का। ठीक, यही सेशन करवाता है, और इंडिया इसका होस्ट कंट्री रहता है। ठीक है, और जब से ये चालू हुआ है तब से कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स जो है ये सक्सेसफुल रहा है। काफ़ी मतलब अच्छे से लोगों डेवलपिंग ऑर्गेनाइज कोडेक्स स्टैंडर्ड्स बनाए हैं इसने। और इसके अलावा क्या है, पिछले 4 सेशन में देखा जाए तो इसने सेशन काफ़ी ये ड्राइड एंड डिहाइड्रेट जो है, ब्लैक, वाइट, ग्रीन पेपर आप लोगों को बताया था अभी, मिर्च हो गया आपका, क्यूमिन किसे कहते हैं बताइए? क्यूमिन आपका होगा अजवाइन, और थाइम एंड गार्लिक। ठीक, लहसुन के सूखे या निर्जलित रूप, सूखे मतलब ये ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड।
निर्जलित दूध के बारे में बताया गया है। ठीक। और CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 1963 में बनाया गया था। ये अंतर सरकारी जो है बॉडी है, निकाय है। इसको किसने किसने मिलके बनाया है, FAO ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN का, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने मिलके जो है बनाया है इसको, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को। किसके स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत, जॉइंट फूड प्रोग्राम, एक ये है फ्रेमवर्क, इसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, ताकि हम जो कंज्यूमर उपभोक्ता हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट कर सकें। और जो फूड ट्रेड होता है ना, फूड ट्रेड में क्या देखेंगे कि हाँ, ये गुणवत्ता के मानक कौन कौन से हैं। अब FSSAI के बारे में समझ लेते हैं। सारी देखिए बैकग्राउंड भी एक एक इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे बताया जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा विस्तार से, ताकि गलत ना हो। ये क्वेश्चन पूछे भी आ चुके हैं, FSSAI से क्वेश्चन पूछा आ चुका है कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है, 2011 में बनाया गया है इसे। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये एक एक्ट बनाया गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, उसके अंतर्गत इसको स्टैट्यूटरी वो बनाया गया है। कंसोलिडेटिंग स्टैच्यू है, क्योंकि पहले जो था फूड से संबंधित जो हमारे मानक थे कई सारे, तो उनको मिला के एक बना दिया गया विनियमित करने के लिए, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यहाँ संवर्धन और जो है संरक्षण देने के लिए पब्लिक हेल्थ को। ठीक है। और ये सुपरविज़न भी करता है, विनियमित भी करता है फूड सेफ्टी से संबंधित। ठीक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पे निकालता रहता है स्कूल के पास में, क्या चीज़ें बिक सकती हैं, क्या नहीं बिक सकती हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं ना। अगला जो हमारा टॉपिक है बोआओ फोरम है। ये देखिए, इसकी ओपनिंग सेरेमनी अभी हो गई, और आपका एनुअल, ये चाइना के हैनान प्रोविंस में होता है। सिंपल सी बात है, इसमें एशिया कि किस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से इकनॉमी चल रही है एशिया की, कैसे कैसे जो है एशिया की जो इकनॉमीज़ हैं कई सारी, उनका जो है एकीकरण, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या फिर एकीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखा जाता है। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता ना हर साल जनवरी में डेवोस में। ठीक। तो वैसे ही जो है ये बाओ फोरम होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। इसको डेवोस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, पूरब का डेवोस बोला जाता है। और WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसी की तर्ज पे बनाया जाता है। अच्छा, WEF की जो इंडेक्स या फिर सूचकांक आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप लोग जो है ज़रूर पढ़िएगा। ठीक। देखिए, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UN की संस्था अनकटैड हो गई, और ये सब। ठीक। इसके अलावा WEF, ये और इंडिया से संबंधित जो ज़्यादा करंट अफेयर में हो, ये सारे सूचकांक और रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये 20वां संस्करण था, और इसका नाम क्या था, आज वर्ल्ड इन चेंज। ठीक है ना, वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस, बढ़ाना है, बेल्ट एंड रोड बोल्ट नहीं, बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन बढ़ाना है। चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है धीरे धीरे। ठीक। तो उसी संबंधित है, इसमें 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्ट लिया है, एनुअली होता है, एशियन इकोनॉमी पे केंद्रित है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी देखी जाए तो पूरे एशिया की जो है बड़ी है, ये कह रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एग्रीगेट में। मतलब एशिया का फोकस होता है कि पूरे वैश्विक जो अर्थव्यवस्था, उसमें एशिया का क्या चल रहा है काम। और RCEP जैसे हम लोगों ने किया था, देखा है कि नवंबर 2020 में ये वाली जो है चालू हो गई है, इंडिया ने इसको नहीं ज्वाइन किया था। तो इसी हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि अब एशिया के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है और सारे जो है बढ़ाओ इसी तरीके के, ताकि जो है हमारी जो इकोनॉमी है पूरी एशिया की, समझ लो, चाइना मतलब करवाता है इसको, एशिया का वो बताता है कि एशिया की इकोनॉमी के कर रहे हैं। लेकिन अब वैसे देखा जाए तो एशिया का जो है माई बाप किसको कौन मानता है, अपने आप को चाइना ही मानता है। ठीक। तो एशिया को एशिया एशिया करके अपने आप को बढ़ावा देता है इस वाले उसमें, इस वाले जो सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है उसमें। ठीक। इकोनॉमिक जो आर्थिक एकीकरण है वो तेज हो रहा है। और हमें देखा जाए तो एशिया जो है 146 क्षेत्रीय ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें एशिया या तो खुद से या फिर उसके इनसाइड या आउटसाइड जो है उससे संबंधित है। और पूरी दुनिया के अगर रीजनल जो क्षेत्रीय एग्रीमेंट समझौते जो हो रहे हैं आर्थिक से संबंधित, उसमें देखा है तो एशिया का 54% जो है वो भागीदारी है। बाओ जो फोरम है ये वहीं 25 एशियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके 2006 में चालू किया था, 2001 में सॉरी। ठीक। और 28 कंट्री अब हो गए हैं इसमें। और इसमें यही है कि एक प्लेटफॉर्म देता है पॉलिटिकल, बिजनेस और एकेडमिक लीडर्स को इंडिया मतलब एशिया के वर्ल्ड में,
जो हैं एशिया के और वर्ल्ड के दोनों। और BFA को मतलब वैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह बनाया गया, डोवेस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब आर्थिक जो है एकीकरण करना चाहते हैं, और इसमें ये है कि एशिया का डेवलपमेंट करना है और वर्ल्ड का डेवलपमेंट होना है, वो सारी बात है। ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है कि भैया जो है कोयले से कोयला जलाकर हम यूरिया का प्रोडक्शन करेंगे और इसके लिए सब्सिडी देंगे। समझ में आ गई? सब्सिडी पोल्यूशन कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति। समझ में आ गई? फिर से समझा देता हूँ। कोयला जलाकर यूरिया के प्रोडक्शन में जो है कोयला भाई ऊर्जा तो चाहिए ना, तो हम नेचुरल गैस की जगह कोयला जला के करेंगे यूरिया का प्रोडक्शन, और इसके लिए सरकार जो है सब्सिडी देगी। अभी कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी क्या होती है इससे संबंधित जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, तो आप लोग कैबिनेट कमेटीज़ पढ़ सकते हैं, सारी मैंने बता रखी हैं। जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी होती है, सिर्फ 2 कमेटी कैबिनेट वाली छोड़ के सब में प्राइम मिनिस्टर जी ही होते हैं जो है उसके हेड। और इन्होंने प्रपोजल जो था डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र का कि एक एक्सक्लूसिव सब्सिडी पॉलिसी बना दी जाए यूरिया को प्रोडक्शन के लिए, जहां पर कोल का गैसिफिकेशन हो रहा है। ठीक। कहाँ किसके द्वारा? तलचे फर्टिलाइज़र लिमिटेड के द्वारा। तलचेर, अच्छा बताइए आप लोग कमेंट करके कि कहाँ पे स्थित है, कौन से भारतीय राज्य में स्थित है। तो तलचे फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने ये कहा है कि कोल के जरिए हम यूरिया प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सब्सिडी दीजिए। ठीक। उसमें उद्देश्य यही है कि भैया यूरिया में भैया हमें खुद बनाना है। यूरिया में मेनली कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी देखनी है। कोल के भंडार भारत के पास ज़्यादा है ना, नेचुरल गैस से, ऑयल, क्रूड ऑयल से, तो हम कोल के थ्रू बना लें। ठीक। और तलचे फर्टिलाइज़र ने जो ये प्रपोजल रखा है, और इसके अलावा क्या है कि फर्टिलाइज़र जब यहाँ बनेगा जो है सप्लाई बढ़ेगी तो फार्मर्स के पास में फर्टिलाइज़र भी बढ़ेगा। ठीक है। और हमें ट्रांसपोर्ट मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उसमें जो है सबके पास यूरिया पहुंचेगी, और यूरिया का इंपोर्ट भी कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। ठीक। इसमें आत्म भारत जो कैंपेन है, मेक इन इंडिया कैंपेन है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ जो है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है आपका, चाहे रोड का हो, रेलवे का हो, वाटर का हो, इन सबको भी बूस्ट मिलेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। इससे कई सारी जो है एंसिलरी इंडस्ट्री जो है, ठीक है ना, जो और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इससे जुड़ी हुई, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, ये कह रहा है यहाँ पर। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनेगी। और कोल गैसिफिकेशन क्या होता है कि एक तरीके से कोल के प्राइस हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, इतना ज़्यादा भंडार है, और इसलिए मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि आज 100 रुपये अगले दिन 20 रुपये हो जाए और तीसरे दिन जो है 200 रुपये हो जाए। ठीक। तो हम एक ये भी समझ सकते हैं कि क्या इनपुट होगा, क्योंकि ईंधन तो चाहिए ना हमें जलाने के लिए, यूरिया का प्रोडक्शन करना हो या फिर किसी भी चीज़ का। घर में रहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो मेन चीज़ तो चाहिए ना आपके पास। आप खाना बनाते हो तो गैस तो चाहिए ना, तो उसी तरीके से यूरिया बनाना है भाई। हमारा कृषि प्रधान देश है तो हमें यूरिया तो चाहिए ना कम से कम। और यूरिया ही एक अकेली ऐसी है न्यूट्रिएंट है जिसमें न्यूट्रिशन आपका नाइट्रोजन होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेड है, जिसमें सब्सिडी देता है गवर्नमेंट। ठीक। बाकी जो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें जो है सब्सिडी जो तो देता है गवर्नमेंट, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब कई लोग पूछते हैं सर ये क्या, जैसे आप NPK होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक। तो नाइट्रोजन तो यूरिया के जरिए हो गया, इसमें तो सब्सिडी दे ही रहा है गवर्नमेंट। मान लीजिए पोटेशियम की कोई खाद बनाई जा रही है, उर्वरक बनाया जा रहा है, फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, तो जितना वो न्यूट्रिएंट डालेंगे उस हिसाब से उनको सब्सिडी मिलेगी। नहीं समझ में आया ना? देखो, आपने दूध में जितना बॉर्नवीटा मिलाया उस हिसाब से गवर्नमेंट से आपको जो है सब्सिडी मिल जाएगी। अब समझ में आएगी बात? ठीक। ये चीज़ कहना चाह रहा है। और तलचेर प्लांट जो है इसमें नेचुरल गैस की जगह कोल के जरिए कर लेगा, और कोल जो है क्लीन कोल टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी, जिसमें कि उत्सर्जन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, और जो पार्टिकुलेट एमिशन होते हैं PPM, उनका जो है उत्सर्जन बहुत ही कम होता है। ठीक। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और आप लोगों ने नाम सुना है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स, ये भी क्लीन टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी यूज़ होती है। ठीक है। MP में दुनिया मतलब इंडिया का सबसे बड़ा है। तलचेर फर्टिलाइज़र लिमिटेड क्या है? ये 4 PSU जो है मिलके बनाए, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र, गेल, गेल आपका गैस वाला हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, और फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन चारों ने मिलके
जो है जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम है तलचेर फर्टिलाइज़र, और 2015 में इसको बनाया था। तलचेर का मतलब फर्टिलाइज़र लिमिटेड का उद्देश्य यही था कि जो पहले से तलचेर का प्लांट था, तलचेर कौन से राज्य में है बताइए कमेंट करके, ठीक, उसको रिवाइव किया जाए, फिर से चालू किया जाए और यूरिया जो है उससे बनाया जाए। ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड मतलब फिर से नया बनाया गया है। ब्राउन फील्ड क्या होता है, पुराना पड़ा होता है कोई प्लांट, उसी में ठोक मरम्मत करके फिर से बनाते, तो उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी करोड़ की है, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए सिन गैस बनाई जाती है। सिन गैस जो है क्या है, इसके थ्रू जो है यूरिया का प्रोडक्शन होता है। सिन गैस फ्रॉम कोल एंड वाटर एयर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कोल गैसिफिकेशन के जरिए सिन गैस होती बनाई जाती है फ्रॉम कोल। अच्छा, सिन गैस किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, साइंस से संबंधित ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नेचुरल गैस होती है, मीथेन और आपका वाटर वेपर, ठीक, H2O। कोल गैस जो होती है ये कंबस्टिबल है, दहनशील होती है, और ये हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज़ होता है। और मतलब जब पहले नेचुरल गैस नहीं थी तब इसी के ज़रिए कोल गैस से ही काम चलता था, ठीक। अभी क्या है कि जो हमारे यहाँ लार्ज स्केल कोल गैसिफिकेशन के इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादातर किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आपने सुना होगा ना नाम, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक। तो ये किस, यहाँ पे कैसे बिजली बनाई जाती है, कोल जला के ही तो बनाई जाती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। और केमिकल फीड स्टॉक जो है उसको भी प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कोल आपका जो है यूरिया या फिर केमिकल बनाने के लिए भी काम आता है। दो काम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कोल गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रसायन फीड स्टॉक को बनाने के लिए। और इससे जो हाइड्रोजन बनता है, देखो ये अच्छी चीज़ है, अभी हम लोग ने पीछे कवर किया था एक हाइड्रोजन इकोनॉमी, तो इससे हाइड्रोजन भी बनती है कोल गैसिफिकेशन से। इसको हम लोग अमोनिया NH3, ठीक, बनाने के लिए, और NH3 भी जो है आपका फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। और अमोनिया जो है एक तरीके से विस्फोटक के तरीके से भी यूज़ हो सकता है, तो थोड़ा ये देखने वाली चीज़ है, संभाल के रखना पड़ता है इसे। हाइड्रोजन इकोनॉमी की जो हम लोगों ने पीछे बात करी थी वो उससे संबंधित भी है। और अपग्रेडिंग फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रोजन जो है फ्यूचर का फ्यूल बोला जा रहा है क्योंकि इससे जो उत्सर्जन बहुत कम होता है, तो कोल गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन भी बनाया जाता है। तो हमारा अगला सेक्शन है वो है कौन बनेगा ISP से। इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ के किस तरीके से क्वेश्चन को सही करना है एग्जाम में वो भी समझते हैं, ठीक। तो देखिए सिविल सर्विसेज डे अभी हुआ था आप लोग को, और उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो है कि यह सिविल सेवकों के लिए अन्य अन्य नागरिक, जो सिविल सर्वेंट है वो अन्य नागरिकों के लिए खुद को फिर से निर्देशित करने और समाज सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। सिविल सेवक मतलब दूसरों के लिए सेल्फलेस अपनी वो करें, सर्विस दें, और नवीनीकृत मतलब इनोवेटिव अपना रिन्यू करें चीज़ें। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक। पूछा क्या गया है, फॉल्स पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट अगर सही है तो ये वाला और A और D तो हो नहीं सकता। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन जो हुआ था सिविल सर्विसेज डे का वो आपका विज्ञान भवन में हुआ था न्यू दिल्ली में। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक, बताइए। तो ये भी स्टेटमेंट देखिए सही है, इसलिए जो है आपका ये नहीं होगा, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बता रहा है कि 22 अप्रैल को हुआ था, बल्कि हमको लोग को पता है 21 अप्रैल को हुआ था, और गलत पूछा गया, इसलिए C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने जो प्रोबेशनरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर थे, ठीक, पर्यवेक्षकों, इनको संबोधित किया था मेट काफ़े हाउस दिल्ली 1947 में। मेट काफ़े, मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि बताइए लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन था, तो वो चार्ल्स मरकाफे ही थे। तो उन्हीं संबंधित एक हाउस है, वहाँ पे संबोधित किया था जो परिवीक्षकों मतलब जो थे प्रोबेशन ऑफिसर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। तो इसीलिए इसको मतलब इस दिन को कमोमरेट, इस दिन की याद में ये बनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नादियाद गुजरात ज़िले में हुआ था। और इसी दिन को हम लोग 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे भी बनाते हैं, क्योंकि ये जो है जन्मदिन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जिन्होंने जो है आपका पूरे प्रिंसली स्टेट्स 500 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ने में मदद की थी। बहुत बड़ा टास्क था ये, ठीक। माउंट अन्नपूर्णा
से संबंधित कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। माउंट अन्नपूर्णा जो है दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह मॉरिशस में लोकेटेड है। वाह क्या बात है, ट्रू पूछा गया है इसमें मॉरिशस संबंधित। तो देखिए मॉरिशस तो नहीं है, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। सी ऑप्शन आप पे हो जाएगा। लेकिन चलिए तीसरा भी पढ़ लेते हैं। प्रियंका मोहिते जो हैं, इन्होंने, ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने, पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को चढ़ाई कर दी है। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ये सारे मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था। ये नेपाल में स्थित है, 8,991 मीटर ऊंचा है। और प्रियंका मोहिते ही एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने पहले भी माउंट एवरेस्ट को 2013 में 21 साल में चढ़ लिया था। और ये तीसरी भारत मतलब यंगेस्ट इंडियन थी, मतलब इनसे भी पहले और छोटी छोटी महिलाएं भी चढ़ चुकी हैं ये भारत की माउंट एवरेस्ट पे। ठीक, अब ये पहली महिला बन गई जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा, जो कि दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वतशिला है, उस पर चढ़ाई कर ली है। तो क्या बात है यार, मतलब विमेंस को लोग जो है कमज़ोर समझते हैं। एक बार जरा थोड़ा चढ़ के दिखाओ, ये तो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ रही हैं यार। बहुत सैल्यूट है यार इन लोगों को। ठीक, तो ये चीज़ है। और देखिए अब यहाँ पे हमारा सेशन आज से ख़त्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। रोज़ आप लोग के लिए 6 बजे जो है ये वाला सेशन लाया जाता है। अगर आप लोग को पसंद आता है हमारा गाइडेंस और कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए। ठीक, और इनका सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी बैचेस हमारे चल रहे हैं। 8564880530, 96960608 पे कॉल करके आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग से कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। सुबह 6 बजे मिलेंगे। और जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।